तो भाई लोग इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का ये पार्ट 7 है और मुझे लगता है कि सारे पार्ट्स में से ये पार्ट सबसे ज्यादा रोमांटिक और क्यूट सीन से भरा हुआ था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि आधी रात को हमारे एमसी के मेन डोर पे कोई नॉक करता है और जब हमारे एमसी की मॉम दरवाजा खोलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी क्वीन हान है। और हमारे एमसी की मॉम क्वीन हान से बोलती है कि बेटा क्या तुम फिर से एमसी के साथ सोने आई हो? और ये सुन के हमारी क्वीन हान बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो घबरा के कहती है नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एमसी से कुछ अकेले में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। और हमारी क्वीन हान अपना लाल चेहरा छुपा के वहाँ से निकलने लगती है। जाते हुए बोलती कि मैं एमसी के कमरे में उससे बात करने जा रही हूँ। और यहाँ हमारे एमसी की मॉम अपने मन ही मन में सोचती है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि क्वीन हान हमारे एमसी से अकेले में करना चाहती है। कहीं हमारी क्वीन हान अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाली। और सीन शिफ्ट होता है हमारी क्वीन हान पे जो कि हमारे एमसी के डोर पे नॉक करती है। और क्वीन हान नॉक करते हुए बोलती कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और हमारा एमसी दरवाजा खोलते हुए पूछता है क्या इंपॉर्टेंट बात। और क्वीन हान कहती है कि मुझे मेरे मास्टर के बारे में आज सुबह ही कुछ पता चला है। और हमारा एमसी कहता है कि मास्टर के बारे में। और हमारी क्वीन हान हमारे एमसी को बताती है कि मास्टर ने उसके बॉडी के ऊपर फुल बॉडी एग्जामिनेशन किया था लेकिन उनको मेरी बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं मिला। मेरी बॉडी वैसी ही थी जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। और एग्जामिनेशन के टाइम उन्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी बॉडी पानी को लीक करती है। और ये सब सुन के हमारा एमसी भी सोचता है कि जो प्रिंसिपल युआन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को ही कंट्रोल कर सकती है उन्हें आखिर क्वीन हान के सीक्रेट के बारे में कैसे नहीं पता चला। ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। और हमारा एमसी क्वीन हान से बोलता है कि इस सब के बारे में किसी तीसरे इंसान को पता होने मत देना क्योंकि अगर ये सब बाहर आ गया तो हमें पता नहीं कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। जब हम थोड़े और स्ट्रांग और थोड़े और नॉलेजेबल हो जाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इस मामले में जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा। और इस पे हमारी क्वीन हान हम करती है और कहती है जैसा तुम कहो। और तभी हमारी क्वीन हान बोलती कि हाँ एक और चीज, जब मैं बेस पे थी तो प्रिंसिपल युआन ने कहा था कि मेरी एक सीनियर सिस्टर भी है। और जब मैंने सीनियर सिस्टर का फोटो देखा तो मुझे बाइजू की याद आ गई क्योंकि ये बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती है। और फोटो देख के हमारा एमसी सोचता है कि तुमने सही कहा, ये दोनों देखने में तो एक ही लग रही हैं पर इन दोनों के फील में और ऑरा में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और तभी हमारा एमसी हमारी क्वीन हान से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये फोटो कहाँ खींची गई थी। और हमारी क्वीन हान बोलती कि मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं मास्टर से पूछूंगी। और तुरंत हमारी क्वीन हान मास्टर युआन को वी चैट पे ये पूछती है तो मास्टर युआन रिप्लाई देती है कि ये फोटो ओरिजिनल ग्राउंड पे खींची गई है। और हमारी क्वीन हान पूछती है कि आखिर ये ओरिजिनल ग्राउंड क्या है। और मास्टर युआन बोलते हैं कि जब तुम स्ट्रांग बन जाओगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और हमारी क्वीन हान हमारे एमसी को बोलती है कि अब तक तो मुझे यही पता चला कि ये फोटो किसी ओरिजिनल ग्राउंड पे खींचा गया है और फिलहाल तो इसके बारे में मुझे बस इतना ही पता चला है। और हमारा एमसी बोलता है कि खैर इसे छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारी क्वीन हान हमारे एमसी के बगल में ही लेट जाती है। और थोड़ी देर बाद हमारी क्वीन हान हमारे एमसी की तरफ देख के बोलती है कि क्या सभी लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती हैं जो क्यू पाव पहनती हैं। और हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि कहीं क्वीन हान प्रिंसिपल युआन से प्रभावित तो नहीं हो रही। और हमारे एमसी बहुत ही शर्माते हुए रिप्लाई देता है कि शायद ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे क्वीन हान को क्यू पाव में इमेजिन करके सोच रहा होता है कि अगर क्वीन हान क्यू पाव पहनेगी तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये सुन के हम देखते हैं कि हमारी क्वीन हान हमारे एमसी को बहुत ही करीब आ जाती है और वो कहती है कि साफ साफ बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। और हमारे एमसी बहुत ही घबराते हुए बोलते हैं कि शायद मुझे पसंद है। और हमारी क्वीन हान पूछती है तो फिर स्टॉकिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ब्लैक, व्हाइट या फिर स्किन कलर। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि क्यूपा और स्टॉकिंग कैसे होते हैं। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और आखिर में उसे आंसर देना ही पड़ता है। और वो कहता है कि अगर मुझे चूज करना पड़े तो ब्लैक और व्हाइट में कुछ भी चलेगा। और हम देखते हैं कि तुरंत हमारी क्वीन हान स्टॉकिंग्स और क्यूपा को ऑर्डर कर देती है। और बगल में हमारा लाल एमसी सोच रहा होता है कि आखिर इसे अचानक से क्या हो जाता है। और तभी हमारे एमसी के डोर पे कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि ये हमारे एमसी की मॉम होती हैं। और वो कहती हैं कि जैसा कि क्वीन हान आज यहीं पे सोने वाली हैं तो उनकी मॉम आई थी और वो मुझे ये सब दे के गई और इनमें वॉशरूम में यूज करने वाले सारे जरूरी सामान हैं। और हम देखते हैं कि ये सब देख के हमारी क्वीन हान बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तो उनसे ये सब मांगा ही नहीं, वो खुद ही कैसे ये सब डिसाइड कर सकती हैं। और जाते वक्त हमारे एमसी की मॉम बोलती हैं कि जैसा कि अब तुम दोनों एडल्ट्स बन चुके हैं तो तुम एक साथ एक रूम में रह सकते हो, इसमें मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और वो ऐसा बोल के दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख के टमाटर बन गए होते हैं। और हमारी क्वीन हान बोलती है कि जैसा कि अब मुझे यहीं पे सोना है तो मैं जल्दी से अपने डायपर्स बदल लेती हूँ। और तभी हमारी क्वीन हान कुछ देखती है और वो सोचती है कि ये क्या है। और ये होता है एक अल्ट्रा थिन, तुम सब खुद ही पढ़ लो। और इसे देखते ही हमारी क्वीन हान जोर से चिल्लाती है। और हम देखते हैं कि हमारी क्वीन हान शर्मा के और घबरा के बोलती है कि आखिर मॉम ने ये सब क्या पैक कर दिया है। और वो तुरंत उठ के वहां से भागती है और बोलती है कि मैं अपने डायपर चेंज करने जा रही हूँ। और ये सब देख के हमारा एमसी सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि हमारे एमसी का और क्वीन हान का
शांघाई के एवोल्यूशन कॉलेज में एडमिशन हो गया है और हम देखते हैं कि ये दोनों साइकिल पे कॉलेज जा रहे होते हैं। हमारे एमसी बोलता है कि अब मैं साइकिल चलाने वाला हूँ तो तुम मुझे कस के पकड़ लो, और ऐसा सुनते ही हमारे क्यूनन हमारे एमसी को कस के पकड़ लेती है और कहती है तो फिर चलो। और हमें पता चलता है कि हमारे एमसी की तरह ही अब क्यूनन ने भी यू के मार्शल आर्ट स्कूल वाले एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है और आज ये दोनों निकल पड़े हैं मार्शल आर्ट के स्कूल की तरफ प्रमोशन इवेंट में पार्ट लेने के लिए। और तभी हमारे एमसी रोड पे कुछ देख के ब्रेक मारता है और हमारा एमसी सोचता है कि घर से बाहर एक कदम रखने के बाद इतनी जल्दी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हम देखते हैं कि कई सारे बंदे जो कि व्हाइट ड्रेस में थे और एक बंदा जो कि ब्लैक ड्रेस में था हमारे एमसी का रास्ता रोके खड़े हुए थे। और वो ब्लैक ड्रेस का इंसान बोलता है क्या तुम ही एमसी हो? और हमारा एमसी पूछता है कि तुम कौन हो? और वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम ल्यू चॉनवू है, मैं शांघाई यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट कॉलेज का डीन हूँ। आज मैं यहाँ हेवन ह्यूमन पेवेलियन की तरफ से आया हूँ। और इस पेवेलियन का नाम सुनते ही हमारा एमसी सोचता है कि इस टेनरेन पेवेलियन के बारे में तो मैंने न्यूज में सुना था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीन फ्यूजन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन को रोकती है। ये लोग तो काफी दिनों तक न्यूज की सुर्खियों में छाए हुए थे, लेकिन न्यूज में ज्यादातर ये लोग क्रिटिसाइज ही हो रहे थे। सब लोग इनके ऊपर यंग जनरेशन को मिसलीड करने का आरोप लगा रहे थे। और वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन्विटेशन स्वीकार करो और तुम हमारे ट्रेन पेवेलियन में ज्वाइन हो जाओ। और हमारा एमसी बोलता है कि जरा बाजू हटना। और वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें 2 मिनट रुक के बात करने में कोई दिक्कत है? और तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम ज्वाइन होगे तो तुम्हें मैं लेटेस्ट आईफोन दिलाऊंगा। और हमारा एमसी थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है कि चलिए बात करते हैं। डीन बताते हैं कि उनकी टीम इस बात पे रिसर्च कर रही है कि प्योर ब्लड के पूरे पावर को बाहर कैसे निकालें बिना किसी जीन फ्यूजन या फिर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के सारे लिमिटेशन को तोड़ना ही उनका लक्ष्य है। ऑर्डिनरी लेवल को क्रॉस करके एडवांस, रेयर और लेजेंडरी लेवल तक पहुंचना ही उनका मकसद है। डीन हमारे एमसी को एक वीडियो दिखाते हुए बोलते हैं कि और इस मामले में हम बहुत सारे सफलताएं भी पा चुके हैं, तुम इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। इस वीडियो में मैं हूँ और मेरा लेवल ऑर्डिनरी 9 पे है और देखो कैसे मैंने एक हाई लेवल जीन फ्यूजर को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और हम देखते हैं कि जो हाई लेवल जीन फ्यूजर उस वीडियो में था वो और कोई नहीं बल्कि वू टियांग ही था। हमारा एमसी सोचता है कि ये बंदा जिसने सिंगल हैंडेडली रैड गॉड को मार दिया था वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से हार गया। वीडियो में हम देखते हैं कैसे डीन ने बस कुछ ही पंचेस में वू टियांग को हरा दिया और डीन के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वू टियांग जमीन में धंस गया होता है। डीन कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के एक्चुअल स्ट्रेंथ को तो कोई जान ही नहीं पाया और ये लोग चले हैं दूसरे क्रीचर्स के पावर्स को समझने। वो इंसान जिसके पास प्योर ब्लड है और वो इंसान जिसने अपने बॉडी को ट्रेन किया है बॉडी टेम्परिंग मेथड से, इंसानियत का असली फ्यूचर वही है। और वीडियो को देख के हमारे एमसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सच है या झूठ। वो सोचता है कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं, क्योंकि वू टियांग ऐसे हार गया जैसे वो कोई एक्टर हो। और डीन कहते हैं कि तुम सोच रहे होगे कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं, लेकिन ये वीडियो पूरी ही ओरिजिनल है। मैं इसी तरह आगे भी हाई लेवल जीन फ्यूजर्स को चैलेंज करता रहूंगा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आके ये सब देख सकते हो। और हमारा एमसी बोलता है कि आप ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट क्यों नहीं कर देते? इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा अपने ट्रेन पेवेलियन को प्रमोट करने का। और डीन बोलते हैं कि हम ये सब करना तो चाहते हैं लेकिन ऊपर के अथॉरिटीज हमें ये सब अलाउ नहीं करती। और हमारा एमसी कहता है कि आखिर क्यों? डीन कहते हैं कि अथॉरिटीज का ये मानना है कि अपने बायोलॉजिकल लेवल को बढ़ाना ही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये सारी चीजें प्रमोशन के लायक नहीं है। और डीन कहते हैं कि लेकिन अगर इसे प्रमोट नहीं किया गया और ज्यादा लोगों को इस रिसर्च के बारे में एंकरेज नहीं किया गया तो हमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इस मामले में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब ज्यादातर लोग इस सब के मामले में आगे आएंगे और आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर तुम जैसा जीनियस हमें ज्वाइन करता है तो तुम्हारा हाल मेरे जैसा नहीं होगा कि 50 साल तक कड़ी मेहनत करो फिर भी ऑर्डिनरी 9th लेवल तक ही पहुंचो। तुम पक्का एक हाई लेवल बीइंग में इवॉल्व हो सकते हो। और हमारे एमसी सोचता है क्या 50 साल ट्रेनिंग? ये तो देखने में ही 50 साल के हैं। डीन बोलते हैं कि मेरे शक्ल पे मत जाओ, मैं भले ही कोई 60 या 70 साल का लगूं लेकिन असल में मेरी उम्र तो 100 साल है और मैं इतना जवान सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परिंग टेक्निक की वजह से हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम क्यूंडो इंसाइक्लोपीडिया पे मेरी पूरी डिटेल्स देख सकते हो। और बॉडी टेम्परिंग मेथड से सच में एक इंसान अपनी उम्र बढ़ा सकता है। पता नहीं सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ या फिर मेरे पेरेंट्स भी ये सब कर पाते थे। और तभी हमारे एमसी फोन उठा के डीन के बारे में इंसाइक्लोपीडिया पे देखने लगता है और वो सोचता है कि चलो देखते हैं इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हमारे एमसी को पता चलता है कि अपनी जवानी में डीन एक मशहूर लू मार्शल आर्ट फैमिली के इज्जतदार बड़े बेटे थे जो नैनजिंग प्रोविंस के टॉप फैमिली में से एक है। लेकिन जब जीन फ्यूजन का जमाना आया तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई क्योंकि इन सब लोगों को दूसरे एब्रियन बीस्ट के साथ जीन फ्यूजन करने से मना कर दिया गया था। और इसी जीन फ्यूजन की वजह से हमारे डीन का घर भी टूट गया। इनके बीवी और बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने जीन फ्यूजन का रास्ता चुनने से मना कर दिया था, पर उनकी बीवी और बच्चों ने जीन फ्यूजन का रास्ता ही चुना। और हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि अगर क्यूनन होती तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ती। हम दोनों के बचपन का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है। और तभी हमारा एमसी कुछ ऐसा देखता है कि उसे शौक लगता है। वो डीन के बीवी का नाम पड़ता है
युआन डॉजिंग। और हमारा एमसी सोचता है कि क्विन हान की चीफ मास्टर कहीं यही तो नहीं। और हमारा एमसी सोचता है कि डीन के बीवी और बच्चों की फोटोस आखिर ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है, कहीं ये सब मर तो नहीं गए। मुझे इस इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और तभी डीन बोलते हैं कि मैं लगभग 100 साल का हूँ, फिर भी मैं इतना जवान दिखता हूँ। इससे ये प्रूफ होता है कि ह्यूमन के प्योर ब्लड में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और इसी वजह से हमारा टाइवेन पेवेलियन बना है। और टाइवेन का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो अपने किस्मत को चुनौती देता हो, वो इंसान जो कि आसमान में भी जीत हासिल करता है। सारे जीन फ्यूजर्स म्यूटेंट बीस्ट से ताकत उधार लेते हैं, इसलिए वो कभी भी इनसे आगे नहीं निकल सकते हैं। एक दिन इंसानियत म्यूटेंट बीस्ट के हमले को नहीं झेल पाएगी और जिसकी वजह से इंसानियत एक दिन खत्म हो जाएगी। और यही बात मैकेनिकल मॉडिफिकेशन पे भी लागू होती है, क्योंकि उनमें यूज होने वाले काफी मटेरियल भी म्यूटेंट बीस्ट से ही आते हैं। ये सब लोग भी म्यूटेंट बीस्ट पे ही निर्भर हैं और कभी भी उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे। हमारा ट्रिवेन प्रेवेलियन कभी भी जीन फ्यूजन या फिर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के खिलाफ नहीं था। हम बस इन दोनों रास्तों पे पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहते। हमें सिर्फ शुरुआत के स्टेजेस में ही जीन फ्यूजन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन पे डिपेंड होना चाहिए। उस वक्त के दौरान हम दूसरे रास्ते ढूंढ सकते हैं और बाद के स्टेजेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। और डीन हमारे एमसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल से इनवाइट करता हूं और तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम हमारे ट्रिवेन प्रेवेलियन में ज्वाइन हो जाओ और इंसानियत के लिए हमारे साथ काम करो। और मुझे पूरा भरोसा है तुम वो पहले प्योर ब्लड इंसान बनोगे जिसने ऑर्डिनरी लेवल को सरपास किया होगा। और हमारा एमसी डीन से बोलता है कि अभी आपने कई बार बॉडी टेम्परिंग मेथड का जिक्र किया है, क्या आप मुझे डिटेल में बताएंगे आखिर ये होता क्या है। और डीन कहते हैं कि ट्रिवेन पेवेलियन की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक असल में वही ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है जो पुराने रूइंस में मिलती थी। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इंसान अपना QI और खून का इस्तेमाल करके बॉडी को रिफाइन करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और अपने लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। एंशिएंट रूइन से मिले हुए रिकॉर्ड कहते हैं कि जब ब्लड टेम्परिंग टेक्निक अपने सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंच जाती है तो तब इंसान को एक सैंक्टिफाइड बॉडी मिलता है और तब वो इंसान जमीन के अंदर जा सकता है, सिर्फ एक पंच से ही पहाड़ और नदियों को चीर सकता है और अपनी हड्डी और मांस से बने हुए शरीर से बड़े बड़े म्यूटेंट बीस्ट के टुकड़े कर सकता है। लेकिन इस ब्लड टेम्परिंग मेथड को सिर्फ प्योर ब्लड ह्यूमंस ही सीख सकते हैं और एक जीन फ्यूजर के खून में मिलावट होती है, इसलिए वो इसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। और एक साइबोर्ग की बॉडी अधूरी होती है जिसकी वजह से उसका QI और ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से वो लोग भी इसे सीख नहीं सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ प्योर ब्लड ह्यूमंस ही राज करेंगे, ना कि जीन फ्यूजर्स या फिर कोई साइबोर्ग। और डीन फिर से हमारे एमसी से पूछते हैं कि क्या अब तुम हमारे ट्रिवेन पेवेलियन को ज्वाइन करोगे, बॉडी टेम्परिंग मेथड सीखना चाहोगे और एक प्योर ब्लडेड ह्यूमन के पाथ पे चलना चाहोगे। और जिसपे हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी मैं इस सो कॉल्ड प्योर ब्लडेड ह्यूमन के बारे में बहुत ही ज्यादा कम जानता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में पहले छानबीन करना चाहूंगा। और तभी हमारे डीन अपने दोनों हाथों को गुस्से में टेबल पे पटकते हैं और वो हमारे एमसी से कहते हैं कि चीजों को समझने में तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी कमाल के फिजिकल टैलेंट के होने के बावजूद भी इस प्योर ब्लडेड ह्यूमन के पाथ को ट्राई नहीं किया तो तुम्हारे पावर्स का कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। हमारे ट्रिवेन प्रेवेलियन के हिसाब से वो प्रोविंशियल टॉप स्कोरर जिसने जीन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी में 16% हासिल किया है, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। वो लड़की तो तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। और अचानक से इतने बड़े बड़े शब्दों के तीर लगने की वजह से हमारी क्विन थोड़ी हिल जाती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि प्रिंसिपल युआन ने हमारे क्विन के रिजल्ट को 21 से 16 कर दिया था। और डीन पूरे जोश में ये भी कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को यकीन है कि तुम जिसने फिजिकल टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है वही नाइंगाई प्रोविंस का असली टॉप स्कोरर है। अगर तुम प्योर ब्लड ह्यूमन के पाथ पे चलने का फैसला करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम एक न एक दिन उस लड़की को पीछे छोड़ दोगे। और हम देते कि हमारी कुन्नान वहीं पे बैठ के इनडायरेक्टली अपने बारे में बुरा भला सुन रही थी और हमारी कुन्नान सोच रही होती है कि मैंने इस सब के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, तो आखिर मुझे इन सब में घसीटा क्यों जा रहा है। और तभी हमारा एमसी अपना हाथ उठा के बोलता है कि वो लड़की जो टॉप स्कोरर है जिसका 16% जीन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी आया है वो यही है। और हमारी कुन्नान थोड़ा हंस के डीन को हाय बोलती है और ये जानने के बाद कि वही लड़की है जिसका 16% कंपैटिबिलिटी आया है, हमारे डीन के पसीने छूटने लगते हैं और तुरंत हमारे डीन टेबल पे आईफोन रखते हैं और वो ये कह के निकलने लगते हैं कि देखो बच्चों मुझे लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। और हमारा एमसी कहता है कि आईफोन और मिल्क टी के लिए शुक्रिया, अब हम निकलते हैं। और जब हमारे एमसी और कुन्नान थोड़े दूर चले जाते हैं तभी डीन उनको पीछे से आवाज लगाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए हमें ट्राई करके तो देखो, एवोल्यूशन कॉलेज तुम्हें जितना भी बेनिफिट देगा उसका हम डबल देंगे। और हम देते हैं कि इतना सुनने के बाद भी हमारा एमसी नहीं पलटता है और फिर से डीन कहते हैं कि चलो डबल नहीं तो ट्रिपल ले लेना। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि क्या ट्रिपल, और ट्रिपल का नाम सुनते ही तुरंत हमारा एमसी
वहाँ से गायब होके आके टेबल पे बैठ जाता है और हमारा एमसी डीन से कहता है कि डीन जी आपको तो पता है कि मुझे ट्रिवेन पिवेलियन कितना पसंद है। और हमारा एमसी फुल जोश में आके कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना टैलेंट ट्रिवेन पिवेलियन को ही दूंगा और प्योर ब्लड ह्यूमन के फ्यूचर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। और डीन बहुत ही इमोशनल होके कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि आखिर में तुम समझ ही गए। पर वो अपने मन में सोचते हैं कि ट्रिपल बेनिफिट तो मैंने बोल दिया, लेकिन पता नहीं ये बच्चा हमें कितना लूटेगा। और तभी हमारा एमसी कहता है कि बाय द वे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और हमारा एमसी पूछता है क्या आपको ओरिजिनल लैंड के बारे में पता है। और हमारे डीन सोचते हैं क्या क्या सच में इस बच्चे को ओरिजिनल लैंड के बारे में पता है। और हमारे डीन कहते हैं कि उसी जगह को लाइफ का ओरिजिन माना जाता है। आज जितने भी म्यूटेंट बीस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी वहीं से आए हैं। और तभी हमें ओरिजिनल लैंड का एक झलक दिखाया जाता है। और तब हमारे एमसी को समझ में आता है कि ओरिजिनल लैंड वही जगह है जहाँ से जिंदगी शुरू हुई थी। और ह्यूमन सब इतने डेवलप हो चुके हैं कि अब उनके पास ओरिजिनल लैंड का भी एक्सेस है। और हमारा एमसी डीन से पूछता है कि तो क्या मॉल्स में जो मीट है वो सब भी वहीं से आए हैं। और डीन बोलते हैं कि बिल्कुल, वरना अर्थ पे बचा हुआ सप्लाई तो ताकतवर लोगों के लिए भी काफी नहीं है, आम लोगों की बात तो छोड़ ही दो। और हमारा एमसी डीन से पूछता है क्या आपके पास ओरिजिन ग्राउंड का कोई वीडियो है। और डीन बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। अगर तुम्हें कुछ रिकॉर्ड करना है तो रियलिस्टिक पेंटिंग का ही सहारा लिया जाता है। और तब हमारे एमसी को समझ में आता है कि बाइजू का वो तस्वीर कोई फोटो नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। और तभी हमारे एमसी का फोन रिंग होता है और शायद ये चू सिंह का फोन होता है। और वो कहती है कि हे हैंडसम और ब्यूटीफुल, मार्शल आर्ट हॉल में प्रमोशन इवेंट जल्दी ही शुरू होने वाला है, तुम लोग कब वहाँ पहुँच रहे हो। और हमारा एमसी कहता है कि हम रास्ते में ही हैं। और चू सिंह बोलती है कि जल्दी करो। और हमारा एमसी डीन से बोलता है कि मुझे जरूरी काम है तो हम लोग बाद में बात करते हैं। और जाते वक्त डीन हमारे एमसी को एक बुक देते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक का ट्रांसलेटेड मैनुअल है जिसमें सारे डिटेल्स इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और डीन कहते हैं कि लेकिन इसकी एक लिमिट है। वो कहते हैं कल्टीवेशन को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कम से कम ऑर्डिनरी टीयर स्टेज 4 तक पहुंचना होगा और शुरू करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा QI और खून की जरूरत पड़ेगी। और डीन कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हारा फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट देखा है तो मुझे लगता है तुम ऑलरेडी ऑर्डिनरी टीयर 4 पे हो। तुम इसे समर के ब्रेक के दौरान पढ़ सकते हो और जैसे ही तुम स्कूल में इवॉल्व हो जाओगे तुम तुरंत कल्टीवेशन शुरू कर सकते हो। और हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं आज रात घर पहुंचते ही कल्टीवेशन शुरू करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑर्डिनरी टीयर 6 पे हूँ। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जिम में एक लड़की पंचिंग बैग को किक कर रही होती है और तभी वहाँ पे डीन आ जाते हैं। और ये लड़की डीन से पूछती है कि क्या हुआ डीन, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। और डीन कहते हैं कि मेरी इतनी चुंबकीय पर्सनालिटी की वजह से जो बंदा सेकंड स्कोरर था नाइनजियांग प्रोविंस के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में और जिस बंदे का पूरे प्रोविंस में हाईएस्ट फिजिकल टेस्ट स्कोर है उसने हमारी हेवन ह्यूमन प्रिवेलियन को ज्वाइन कर लिया है। और ये सुन के वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती क्या सच में। वो लड़की डीन से कहती है कि आखिर आपने ये कर दिखाया। और डीन कहते हैं क्या करूं, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। और वो लड़की कहती है कि सही कहा आपने। और डीन कहते हैं कि और नहीं तो क्या, मेरे पास तो उसका नंबर भी है। तभी उस लड़की को शक होता और वो कहती है कि डीन आप सच सच बताइए। और डीन कहते हैं कि मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था कि एवोल्यूशन एकेडमी वाले जो भी उसे बेनिफिट देंगे उसका हम 3 गुना देंगे। और वो लड़की कहती है क्या 3 गुना, हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। और डीन कहते हैं कि मैंने 3 अमीर लेडीज के साथ मीटिंग शेड्यूल की है, वो 3 ट्रिपल बेनिफिट कवर करने के लिए काफी होंगी। और वो लड़की कहती है कि डीन प्लीज फिर से ये बेवकूफी मत कीजिएगा। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम युयान है। डीन युयान से पूछते हैं कि जब तुमने ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक प्रैक्टिस करनी शुरू की थी तब तुम्हें अपनी QI और ब्लड सेंस करने में कितना टाइम लगा था। और युयान कहती कि उस बात को तो 10 साल बीत चुके हैं, अगर मुझे सही से याद हो तो लगभग 1 हफ्ता लगा था। डीन कहते हैं कि और ब्लड को कंट्रोल करने में कितना वक्त लगा था। और युयान कहती कि लगभग 2 महीने। और डीन कहते हैं कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कैपिटल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रनर अप से तुम्हारा टैलेंट सच में सबसे अलग है। मैंने हमेशा खुद को ही जीनियस माना है और मुझे भी QI और ब्लड को सेंस करने में लगभग 2 हफ्ते लग गए। और युयान कहती है कैपिटल एग्जाम का जिक्र मत करो, जब से मैंने जीन फ्यूजन छोड़ा है तब से मैंने सेलेस्टियल पिवेलियन को ज्वाइन किया है। मैं एक हाई टीयर बीइंग में इवॉल्व होने में फेल हो गई हूँ और लोग सालों से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और डीन कहते कि उन्हें हंसने दो, जब कुछ ही सालों में तुम एक हायर लेवल बीइंग में इवॉल्व हो जाएगी तो तुम उन्हें खूब पीटना। और युयान कहती कि 2 बार बॉडी रिफाइनमेंट करने के बाद भी मैं एक भी एक्यू पॉइंट नहीं खोल पाई। आपको क्या लगता है कि एमसी को ब्लड और QI सेंस करने में कितना टाइम लगेगा। डीन कहते हैं उस बच्चे के टेस्ट रिजल्ट कमाल के हैं, तुम्हारे पुराने स्टेटस से थोड़े से कम है, मेरे हिसाब से उसे लगभग 10 दिन लग जाएंगे। जिससे युयान बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है क्या सच में मुझे इस जीनियस जूनियर को पर्सनली ट्रेन करने का मौका मिलेगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट हमें हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा एमसी कहता है कि ब्लड और
और QI को सेंस करना तो बहुत ही आसान है, मैंने तो इसे 3 सेकंड में ही कर लिया। और वो नेक्स्ट स्टेप पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखा था कि अब इन दोनों को कंट्रोल करना है और रिफाइनमेंट के प्रोसेस को शुरू करना है। और हमारा MC कहता है चलो तो फिर राइट आर्म से शुरू करते हैं। और बस थोड़ी देर बाद ही सिस्टम विंडो पॉप अप होकर उसे बोलता है कि उसने ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक का 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। और हमारा MC सोचता है कि जैसा कि अब राइट आर्म का रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है तो चलो इस ब्लेड से इसका टफनेस टेस्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा MC उस चाकू से अपने राइट आर्म पे बहुत सारे अटैक करता है। और हमारा MC सोचता है कि सिर्फ एक ही राउंड के रिफाइनमेंट से और ये अभी से ब्लेड प्रूफ हो चुके हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, जैसा कि हमारे डीम ने इस रिफाइनमेंट टेक्निक को 3 बार यूज किया है, इसी वजह से उन्होंने वू टियांग के फेदर अटैक को इतनी आसानी से झेल लिया। और हमारा MC सोचता है कि पता नहीं 5 रिफाइनमेंट के बाद मेरी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। और हमारा MC कहता है कि इस रफ्तार से तो बस एक ही हफ्ते में मैं पूरे अपने स्किन को ही रिफाइन कर लूंगा। वो कहता है कि दोनों हाथों की स्किन की रिफाइनिंग हो गई है, जिसमें मेरे QI और खून का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च हुआ है। और तभी हमारे MC के फोन पे एक मैसेज आता है और ये मैसेज होता है क्यूनहान का। और वो पूछ रही होती है क्या तुम सो गए हो? और हमारे MC रिप्लाई करता है कि अभी नहीं। और हमारी क्यूनहान मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ सकते हो? और हमारा MC कहता है किस तरह का सरप्राइज? और क्यूनहान मैसेज करती है अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? और हमारा MC कहता है कि चलो तो फिर मैं आ रहा हूँ। और हमारा MC सोचता है कि ये किस तरह का सरप्राइज होगा जो कि क्यूनहान मुझे इतनी रात को अपने कमरे में बुला रही है। और हम देखते हैं कि हमारा MC क्यूनहान के मेन डोर को नॉक करता है और क्यूनहान की मॉम दरवाजा खोलती हैं और वो कहती हैं क्या तुम क्यूनहान से मिलने आए हो? और हमारा MC कहता है कि अभी क्यूनहान ने मुझे WeChat पे मैसेज करके बताया कि उसने मेरे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और क्यूनहान की मॉम बोलती है तो जल्दी उसके पास जाओ, उससे ज्यादा वेट मत कराओ। और तुरंत जाके हमारा MC हमारे क्यूनहान की डोर पे नॉक करता है और अंदर से क्यूनहान बोलती है कि हाँ अंदर आ जाओ। हमारा MC दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। और हमारा MC देखता है कि क्यूनहान पूरे ही चादर में लिपटी हुई है। और हम देखते हैं कि हमारी क्यूनहान बहुत ही शर्माते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। और हमारा MC कहता है कि तुमने सरप्राइज देने के लिए अपने आप को ब्लैंकेट में रैप क्यों किया है? और तभी हमारे MC के दिमाग में एक थॉट आता है। वो सोचता है कि कहीं क्यूनहान अपने बॉडी को ही सरप्राइज की तरफ पेश तो नहीं करने वाली। और हमारा MC घबराते हुए हमारे क्यूनहान से कहता है कहीं ये कोई चमकती हुई घड़ी या फिर ऐसा ही कुछ तो नहीं है ना? और हमारी क्यूनहान शर्माते हुए बोलती कि आओ और खुद ही पता कर लो। वो कहती कि ब्लैंकेट को उठाओ और खुद ही देख लो। हम देखते हैं कि उधर क्यूनहान शर्मा रही होती है और इधर हमारे MC। और तभी हिम्मत करके हमारे MC बस एक ही झटके में वो ब्लैंकेट हटा देता है। और ब्लैंकेट हटाने के बाद जो हमारा MC देखता है उसे देख के हमारा MC बहुत ही ज्यादा लाल हो जाता है। वो देखता है कि क्यूनहान ने क्यू पाउ ड्रेस पहना हुआ है। और क्यूनहान हमारे MC से पूछती है क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? और हमारा MC कहता है कि तुम कमाल लग रही हो। और हमारी क्यूनहान शर्माते हुए बोलती है कि मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स भी खरीदा है, क्या तुम मुझे उन्हें पहनते हुए देखना चाहते हो? और हम देखते हैं कि हमारा MC बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी पहनो। और हम देखते हैं कि हमारी क्यूनहान हमारे MC के सामने स्टॉकिंग्स पहनने लगती है। और क्यूनहान को स्टॉकिंग्स पहनता हुआ देख के हमारे MC के मुंह में पानी आ रहा था, जिसे वो धीरे धीरे घोट रहा था। और स्टॉकिंग्स पहनने के बाद हमारी क्यूनहान फिर से हमारे MC से पूछती है क्या ये स्टॉकिंग्स मुझ पे अच्छे लग रहे हैं? और हमारा MC कहते हैं तुम देखने में कमाल लग रही हो और ये सब तुम पे परफेक्टली फिट हो रहा है। और हमारी क्यूनहान बोलती है कि जो स्टॉकिंग्स मैंने पहना है उसकी फील बहुत ही अच्छी है, क्या तुम इन्हें टच करना चाहोगे? और हम देखते हैं कि बिना किसी देरी के हमारे MC उन्हें टच भी करने लगता है। और हमारे MC कहता है कि तुमने सही कहा, ये छूने में बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। और फिर हमारी क्यूनहान पूछती है तो तुम्हें किसका फील अच्छा लगा, स्टॉकिंग्स का या फिर मेरे पैरों का? और हमारा MC शर्माते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारे पैरों का ही। और हमारी क्यूनहान बोलती है कि हाँ तुम्हें देख के मुझे भी यही लगता है। और हम देखते हैं कि तभी हमारी क्यूनहान की मॉम दरवाजे पे आ जाती हैं और वो हमारे MC से कहती हैं कि तुम्हारी मॉम आई थी और तुम्हारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान छोड़ के गई हैं, मैं यहाँ दरवाजे पे छोड़ रही हूँ, तुम ले लेना। और हमारा MC बोलता है ठीक है आंटी मैं ले लूंगा। और हमारा MC दरवाजा खोल के उन सारे सामान को देखने लगता है और हमारे MC को मिलता है अल्ट्रा थिन, तुम खुद ही पढ़ लो। और हमारा MC सोचता है कि मुझे तो लगा ही था। और हमारा MC सोचता है कि हमने तो अभी किस भी नहीं किया, इन लोगों की इतनी जल्दी क्यों है? और तभी क्यूनहान हमारे MC के पास आती है और वो कहती है कितनी रात हो गई है, तुम इधर ही क्यों नहीं सो जाते? और हमारी क्यूनहान बोलती है कि मैं डायपर्स पहनने जा रही हूँ, तो तुम आगे मुड़ जाओ और ध्यान रखना पीछे मत मुड़ना। और हम देखते हैं कि हमारा MC शर्मा के आगे मुड़ जाता है और हमारी क्यूनहान डायपर्स पहनने लगती है। और पहनने के बाद हमारी क्यूनहान बोलती है कि मैंने पहन लिया है तो तुम लाइट्स बंद कर दो और चलो सोते हैं। और हमारा MC कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके सोने लगते हैं। और हमारा MC क्यूनहान से बोलता है कि तुम्हारा बेड कितना अच्छा स्मेल करता है, क्या तुमने इस पे कुछ स्प्रे किया है?
है और हमारी क्यूनान बोलती है मैंने इस पे कुछ नहीं स्प्रे किया, ये मेरा बॉडी फ्रेग्रेंस है, इसीलिए ये बेड इतना अच्छा महक रहा है, तुम चाहो तो इसे स्मेल करके टेस्ट भी कर सकते हो। और हमारा एमसी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि हमारी क्यूनान बहुत ही एरोटिक वे में हमारे एमसी को देखती है और जिसपे हमारे एमसी थोड़ा शर्माने लगता है। और तभी कैमरा हमारे एमसी और क्यूनान के लिप्स पे जूम होता है और हम देखते हैं कि हमारी एमसी और क्यूनान एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारी क्यूनान हमारे एमसी को दूर हटा देती है और वो कहती कि रुको, और हमारे एमसी बोलते कि क्या हुआ, और हमारी क्यूनान बोलती कि मैंने पेशाब कर दिया। और यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है और हमारे एमसी कहते कि एक मिनट रुको, तुम अभी क्या फील कर रही थी, क्या तुम्हारा मेंटल स्टेट अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, तुम्हारी फीलिंग आखिर क्या थी। और हमारी क्यूनान बोलती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है और एक हड़बड़ाहट की फीलिंग आ रही थी और फिर मेरी पूरी बॉडी अचानक से गर्म होने लगी और उसके बाद मैंने पेशाब कर दिया। थोड़ी देर पहले ये मेरे मेंटल स्टेट का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा था। और ये सब सुन के हमारा एमसी कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। हमारा एमसी कहता है कि मुझे शक है जो तुम्हारे पास अननोन सुपर पावर है वो तुम्हारे मेंटल पावर से रिलेटेड है और इसे मेंटल पावर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारा एमसी क्यूनान से बोलता है कि जब तक तुम्हारी मेंटल पावर काफी स्ट्रांग ना हो जाए तब तक तुम इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो तुम अपने पूरे पावर को अवेकन कर पाओगी और अपने पूरे पावर को यूज और कंट्रोल भी कर पाओगी। और हमारी क्यूनान बोलती कि रुको, पहले मुझे अपने डायपर चेंज कर लेने दो। और हमारा एमसी कहता है कि रहने दो, ये बाद में फिर से गीले हो ही जाएंगे, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। और जिसमें हमारी क्यूनान हम करती है और इसके बाद हम देखते हैं हमारी एमसी और क्यूनान एक लंबा किस करते हैं। और हमारा एमसी क्यूनान से पूछता है कि इस बार तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और हमारी क्यूनान बोलती है कि पहले की तरह मेरा मेंटल स्टेट फ्लक्चुएट हो रहा है और शायद मैं अब पेशाब कर दूंगी। और हमारा एमसी कहता है कि इतने बार ट्राई करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे पावर्स तुम्हारे मेंटल स्टेट से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद हमारी क्यूनान बोलती है कि मैं पसीने से पूरी तरह भीग गई हूँ तो मैं नहा के आती हूँ। और वॉशरूम में जाने के बाद हमारी क्यूनान हमारे एमसी को आवाज लगाती है और हमारी क्यूनान बोलती है मैं अपने पैजामास भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो। और हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मैं अभी देता हूँ। और हमारा एमसी जाके हमारी क्यूनान के वार्डरोब खोलता है और वार्डरोब खोलते ही हमारे एमसी के सामने क्यूनान के सारे कपड़े आ जाते हैं। और हमारा एमसी हमारी क्यूनान की एक पैंट उठा के कहता है कि ये कितनी क्यूट है। और हमारा एमसी सोचता है कि शायद क्यूनान हमेशा अंडरवेयर के बजाय डायपर्स पहन के सोती है। और आगे हमारा एमसी क्यूनान के एक पजामा सेट को उठा लेता है और हम देखते हैं कि ये दोनों लाइट बंद करके सो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारे एमसी की आंखें अभी भी खुली थी और वो पलट के हमारे क्यूनान को देख रहा था और उसके मुंह के पानी को अपने हाथों से साफ करता है। और ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। नेक्स्ट डे हमारा एमसी दरवाजा खोल के नीचे जाता है और नीचे जाते ही हमारे एमसी को क्यूनान की मॉम मिलती हैं और वो कहती है कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम खा के जाना। और इस पे हमारे एमसी मान जाता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त हमारे क्यूनान के डैड पूछते हैं क्या क्यूनान जाग गई। और हमारा एमसी कहता है कि नहीं, वो अभी भी सो रही है। और क्यूनान के डैड बोलते हैं काश क्यूनान तुम्हारी तरह डिसिप्लिन्ड होती। और हमारा एमसी बोलता है कि डिसिप्लिन्ड है तभी तो उसने पूरे प्रोविंस में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। मुझे नहीं लगता कि वेकेशन के दिन थोड़ा ज्यादा सोना कोई गलत बात होगी। और जिसमें हमारे क्यूनान के डैड बोलते हैं कि शायद तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को छोड़ने क्यूनान की मॉम दरवाजे तक आती हैं और हमारे एमसी बोलते हैं कि कोई बात नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। और हमारे एमसी के जाने के बाद हमारे क्यूनान की मॉम इन दोनों के बारे में सोच के थोड़ा शर्माती हैं। आगे हमारे क्यूनान की मॉम क्यूनान के डैड से कहती हैं कि कल आधी रात को हमारे क्यूनान के कमरे से शावर की आवाज आ रही थी, आपको क्या लगता है क्या वो दोनों एक ही साथ थे। और हमारे क्यूनान के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। और तभी हमारे क्यूनान की मॉम के फोन पे कुछ अच्छी न्यूज आती है और वो कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस है, मुझे वैंग जिन को ये खुशखबरी देनी ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने घर पहुंच जाता है और वो अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देता है और वो रेडी हो जाके अपने घर से बाहर निकल ही रहा था तभी हमारे एमसी की मॉम उसे बुलाती हैं और जिससे हमारा एमसी दरवाजे में लड़ जाता है। और हमारा एमसी कहता है क्या हुआ मॉम। और हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि मुझे पता है बेटा तुम बहुत ही केपेबल हो। और हमारा एमसी सोचता है कि इनको क्या हो गया और ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। नेक्स्ट हमें डीन का जिम दिखाया जाता है और हम देखते हैं 3-4 हट्टे कट्टे आदमी बहुत ही गुस्से में इस जिम में एंटर करते हैं और उनमें से उनका हेड जो कि चश्मा पहना हुआ था वो हमारे डीन का नाम बुलाता है, ल्यू चुनवू, मुझे एमसी के बारे में अभी के अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमसे। और डीन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे एमसी के बारे में तुम्हें किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वो चश्मे वाला इंसान हमारे डीन के ऊपर बड़ा सा मुंह करके बोलता है कि एमसी ने मेरे एवोल्यूशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, फिर भी तुमने पीछे से डंडी मार के उसे अपने मार्शल आर्ट कॉलेज में ज्वाइन करवा लिया, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म लज्जा है कि नहीं। और डीन भी उस पे बड़ा सा मुंह करके बोलते हैं कि ओए सेटिंग वेटिंग की बात मुझसे मत कर, क्या तेरा एवोल्यूशन कॉलेज इस सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का ठेका लेके बैठा है, हम क्या यहाँ चूड़ियां बजाने के लिए बैठे हैं। वो चश्मे वाला इंसान कहता है कि तुम इतने बुढ़े हो चुके तब भी तुम्हें बेसिक रूल्स नहीं पता, जाओ पहले बेसिक सीख के आओ, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट मिलता है। और हमारे डीन भी गुस्से में कहते हैं कि भाड़ में गया तेरा प्रिंसिपल, तेरा कॉलेज अभी तक खुला ही नहीं है, वो तेरा ऑफिशियल स्टूडेंट था ही नहीं, मैं किसी को भी बुलाऊं उसे तुझे क्या, मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़े हैं। और वो चश्मे वाला इंसान कहता है कि भले ही यूनिवर्सिटी के रिटर्न
रूल्स में ये सारे रूल्स ना हो, फिर भी तूने डीन के बीच में रहने वाले अनरिटन भरोसे को तोड़ा है। और डीन कहते हैं क्या जोक मार रहा है बे, मुझे तो लगता है ये सारे रूल्स तूने खुद ही बैठ के बनाए होंगे। भाड़ में गया तू, भाड़ में गए तेरे रूल्स। और डीन कहते हैं कि देख भाई, मेरा रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल ही साफ है, अगर तुझे मिर्ची लगी है तो दम है तो जाके एमसी को मना ले। और वो चश्मे वाला इंसान कहता है कि तेरे जैसे बेशरम के मुंह से फेयर कंपटीशन की बात अच्छी नहीं लग रही है, अगर दम है तो मुझसे स्टेज पे आके लड़ ले, तब तुझे पता चलेगा कि आखिर फेयर कंपटीशन होता क्या है। और डीन कहते हैं कि फाइट, वो भी तुझसे, मुझे पागल समझा है क्या। डीन कहते हैं कि मैं ऑलरेडी ऑर्डिनरी लेवल 9 पे हूँ और तू ऑर्डिनरी लेवल 5 पे, इसे कंपटीशन नहीं कहेंगे, इसे तो छेड़ना कहेंगे। और वो चश्मे वाला इंसान कहता है कि मैं 48 का हूँ और तू 95 का। और हमारे डीन कहता है कि अच्छा, अब तू एक बूढ़े इंसान से छेड़ना चाहता है। और चश्मे वाला इंसान कहता है कि तेरी तो। वो चश्मे वाला इंसान अपने आप को रोकता है और वहां से जाने लगता है। और वो जाते वक्त कहता है कि लियू चानवू, जब तक तू जीन फ्यूजन नहीं करता तू पूरी जिंदगी 9th रैंक पे ही अटका रहेगा, तू पूरी जिंदगी एक कमजोर ही रह जाएगा। और वहां से निकल जाता है और वो रास्ते में ये सोचता है कि तू एक चींटी से भी कमजोर है, तो अपने सो कॉल्ड प्योर ब्लड ह्यूमन के साथ ही खेलता रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चश्मे वाला इंसान प्रिंसिपल युआन के पास पहुंच जाता है और प्रिंसिपल युआन उस चश्मे वाले इंसान को कहती है कि चिंता मत करो डीन माँ, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो एमसी खुद ही देख लेगा कि उसके साथ वाले जो उससे भी कमजोर थे वो जीन फ्यूजन या फिर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करके उससे भी आगे निकल चुके हैं। जब वो वक्त आएगा तो वो अपने ही आप ही तुम्हारी एवोल्यूशन कॉलेज में वापस आ जाएगा। और ये चश्मे वाला इंसान कहता है कि मैडम पॉइंट वो नहीं है, डीन लियू चानवू ने रूल्स ब्रेक किए हैं, उसे हमें पनिशमेंट देना चाहिए। और प्रिंसिपल युआन बोलते हैं कि अगर तुम दुखी हो तो उसके टैक्टिक्स उसके खिलाफ ही यूज करो और जाके उस सेकंड रैंक वाले स्टूडेंट को अपनी तरफ कर लो। और वो चश्मे वाला इंसान कहता है कि तो फिर वही करते हैं मैडम जैसा आपने कहा। और वो चश्मे वाला इंसान वहां से चला जाता है। और प्रिंसिपल युआन बोलती है कि माँ जी है, आमतौर पे काफी शांत और सुशील लगता है, पर जब भी उसका सामना डीन लियू से होता है तो वो अपने गुस्से में अपने अकल को भी खो बैठता है। और प्रिंसिपल युआन बोलती है कि इतने सालों के बाद भी लियू अभी भी नहीं बदला, उसकी जबान अभी भी चाकू की तरह शार्प है, उसका शरीर भी उसके जबान की तरह ही खतरनाक हो सकता था, पर अफसोस जवानी में उसने गलत रास्ता चुन लिया, वरना अभी तक तो वो कम से कम एक प्रिंसिपल तो बन ही जाता। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी क्विनन और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रहे होते हैं। और हमारी क्विनन बोलती है कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। और हम देखते हैं कि हमारी क्विनन पूरी तरह पसीने में भीग गई होती है और हमारा एमसी हमारी क्विनन को वाटर देता है। और हमारा एमसी कहता है कि चलो आज की ट्रेनिंग को यहीं पे खत्म करते हैं और चलो उस बेंच पे बैठ के थोड़ा मसल्स को रिलैक्स कर लेते हैं। और इस पे हमारी क्विनन हम करती है। हम देखते हैं कि हमारी क्विनन बेंच पे पेट की तरफ होके लेट जाती है और हमारा एमसी हमारी क्विनन के पैरों के मसल्स को रिलैक्स करने लगता है। और जिसपे हमारी क्विनन शर्मा के हमारे एमसी को थैंक्स बोलती है। और हमारा एमसी कहता है कि हमारा जैसा रिश्ता है उसमें थैंक्स बोलना कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा। और हमारी क्विनन हमारे एमसी को छेड़ते हुए बोलती है तो कैसा रिश्ता है हम दोनों के बीच, फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड। और इसी क्यूट और नॉटी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारा एमसी इस क्वेश्चन का क्या जवाब देता है। पर्सनली बताओ तो मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे पता है आगे आने वाले एपिसोड और भी मजेदार होंगे, फुल ऑफ एक्शन, एडवेंचर, रोमांस और क्यूट मूवमेंट से भरे हुए होंगे। तो प्लीज भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। और कमेंट्स में प्लीज अपना फेवरेट सीन बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के पार्ट 8 में।